पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी होने के कारण लगभग कोई भी प्राणी हन्मा योंगजिरो को धमकी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि महाकाव्य स्तर का एक प्राचीन विशालकाय हाथी भी उसके सामने अपमान के एक बड़े से सिर से अधिक कुछ नहीं होगा। लेकिन एक प्राणी ऐसा है जिसे हराने के बारे में एजिरो भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। यह टायरानोसोरस रेक्स है, जो प्राचीन काल का पूर्ण अधिपति था। अपशिष्ट एवं कलाकृति प्रसंस्करण सुविधा केंद्र में 701 मीटर नीचे 190 मिलियन वर्ष पुरानी झुलसती घास दिखाई दी। खुदाई कर रहे लोगों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। मानव जाति के पूर्वज इस प्रमुख टायरानोसोरस रेक्स का शिकार कर रहे थे। बाकी और याकी के गुप्त ठिकाने में पिता और पुत्र के बीच लड़ाई से पहले बाकी तहखाने में प्रशिक्षण ले रहा है। यह सुनने के बाद कि बाकी ने ओलिवा को हरा दिया है, स्ट्रैटन ने बाकी को एक और खबर दी जिसने उसे दिलचस्पी दी। स्ट्रैटन चाहते थे कि बाकी किसी से मिले और वह व्यक्ति उतना ही सुंदर था जितना पहली बार स्ट्रैटन ने बाकी को देखा था। इसके बाद स्ट्रैटन ने बाकी से एक और सवाल पूछा कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन सा था। बाकी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, क्या यह मेरे पिता और संरक्षित पशु साइबेरियाई बाघ नहीं है? लेकिन स्ट्रैटन ने इस बात पर जोर दिया कि यह इतिहास का सबसे शक्तिशाली बाघ है, न कि धरती का सबसे शक्तिशाली बाघ। बाकी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, क्या यह डायनासोर या मैमथ हो सकता है? स्ट्रैटन के और अधिक संकेत देने पर बाकी को आखिरकार टायरानोसोरस रेक्स नाम सूझा। स्ट्रैटन ने बाकी की ओर एक अखबार फेंका। हाँ, वह आदिमानव जो टायरानोसोरस रेक्स का शिकार कर सकता था, पुनर्जीवित हो गया है। स्ट्रैटन और बाकी एक साथ टीवी देख रहे हैं, जबकि पिक्को को सेना द्वारा सुरक्षा दी जा रही है और वह सैन्य अड्डे की ओर जा रहा है। पिक्को की लंबाई 2 मीटर से अधिक थी और जिस तरह से वह अपने शिकार को देखता था, उससे बाकी हैरान रह जाता था। इस समय बकी को ठंडे पसीने से तरबतर होना पड़ा। टीवी के माध्यम से बकी को पहले से ही महसूस हो रहा था कि जुरासिक काल का यह आदिम आदमी निश्चित रूप से बहुत मजबूत था। इसी समय एक महिला समाचार रिपोर्टर पिक्को का साक्षात्कार लेने आई और पिक्को की आंखें चमक उठी। महिला रिपोर्टर की चौंकती निगाहों के सामने पिक्को ने अपना चेहरा कसकर पकड़ लिया और 100 मिलियन से अधिक वर्षों से दबा हुआ पशु स्वभाव अंततः जागृत हो गया। इस समय पिक्को के मन में केवल एक ही विचार था और वह यह कि उसकी आंखें उसके सिर से बड़ी थीं। पिक्को ने अपना कोट उतार दिया और महिला पत्रकारों की आश्चर्य भरी चीखों के बीच उसने सभी के रोकने के प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया। पिक्को ने प्रतिद्वंद्वी के प्रतिरोध की अंतिम परत को हटा दिया और उसके शरीर ने सबसे आदिम गति को दोहराया। आखिरकार महिला रिपोर्टर ने प्राचीन काल से चली आ रही आदिम शक्ति को झेला। जब वह नीचे गिरी तो सभी चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि पुरुष आगे क्या करेगा। अंततः सबकी निगाहों के सामने 100 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना यह आदिमानव अपनी आंखें घुमाने से उत्पन्न होने वाली नींद को रोक नहीं सका। वह धीरे धीरे सड़क पर सो गई। पिक्को को सबसे कड़ी सुरक्षा वाले सैन्य अड्डे पर भेजा गया। बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। उन्होंने मांग की कि पिक्को, जिसने महिला रिपोर्टर को वश में किया था, को सौंप दिया जाए। हालांकि सेना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि पिक्को उनके लिए कीमती शोध सामग्री थी। इस समय बेस के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। पानमा योंगजिरो को इस आदिम आदमी में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तो उसे सेना ने रोक दिया। उसी समय पास की रेलिंग से एक आदमी आया। वह ली हाई था, जो 4000 साल पुराना मार्शल आर्ट मास्टर था। ओलिवा ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही वार में इजीरो को मार सकता है। उसकी ताकत और गति, जिस पर उसे गर्व था, इजीरो के सामने पूरी तरह से बिखर गई। दोनों व्यक्ति एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और उनकी शक्तिशाली युद्ध भावना के कारण आसपास का स्थान विकृत होने लगा। अगले ही पल इजीरो की उंगलियों ने इतना जोर लगाया कि ओलिवा कांपने लगी। दोनों के बीच की ऊंचाई का अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया और अंतर केवल 0.5 सेंटीमीटर रह गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू था। उसे इजीरो ने तुरंत बेरहमी से मार डाला। उसी समय अमेरिकी सैन्य अड्डे में कर्नल कुईडेंग एक गुप्त शोध कर रहे थे। उन्होंने खंजर पर विशेष उच्च सांद्रता वाले विस्फोटक लगाए, जिससे यह केवल एक चाकू के आकार की गेंद बन गई, जो लगने के बाद एक भयंकर विस्फोट पैदा करेगी। फिर उसने विशेष दस्तानों और जूतों पर विस्फोटक रख दिए। वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और कर्नल कुईडेंग ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ पनमा योंगजिरो को हराने के लिए था। यह पता चलता है कि इजीरो और कर्नल इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए साल में एक बार इजीरो को चुनौती देनी चाहिए। कर्नल किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता है, यहाँ तक कि परमाणु बम भी, जब तक वह इजीरो को हरा सकता है। कर्नल जाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। कर्नल जल्दी से पलटा और दूर चला गया। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था, लेकिन योंगजिरो ने जब उसे देखा तो वह हंस पड़ा। कर्नल इस बात पर सहमत हो गया कि अपनी मित्रता बनाए रखने के लिए उसे वर्ष में एक बार इजीरो को चुनौती देनी होगी, भले ही इसके लिए उसे परमाणु बम का प्रयोग क्यों न करना पड़े, बशर्ते वह इजीरो को हरा सके। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, योंगजिरो तुरंत कर्नल के सामने आया और अपना बुलेट प्रूफ हेलमेट उतार दिया। इजीरो की राय में कर्नल ने समझौते का उल्लंघन किया था। यह स्पष्ट था कि जब कर्नल फिर से आया तो उसने पहले ही सोच लिया था कि वह हारेगा नहीं। कर्नल डर गया और उसे ठंडे पसीने आ गए, लेकिन उसने फिर भी अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने इतनी तैयारी कर ली थी कि उसे किसी भी तरह मुक्का मारना ही था। यहाँ तक कि अगर यूजिरो एक दानव था तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। पिएक के साथ लड़ाई के बाद बकी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। महल में स्तब्ध था। यूजिरो की आभासी छवि ने पहले ही उस पर हमला किया था।